नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग पंजाब के सिख राज्य के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें बंदा बहादुर से लेकर के महाराजा रणजीत सिंह के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से सिख राज्य की स्थापना हुई है, कौन कौन से शासक हैं, खास करके महाराजा रणजीत सिंह की अंग्रेजों के प्रति क्या नीतियां रही हैं, अंग्रेजों की सिख राज्य के प्रति क्या नीतियां रही हैं, इसको पढ़ेंगे हम। तो सिख राज्य की अगर हम बात करेंगे तो बंदा बहादुर, जो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व निकल करके सामने आते हैं। 1670 से 1716 ईस्वी के बीच में इनका समय काल है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का जो नेतृत्व है बंदा बहादुर जी ने किया था। प्रारंभिक नाम की अगर हम बात करेंगे तो इनका नाम लक्ष्मण देव था। ठीक, प्रश्न पूछा जाता है, प्रारंभिक नाम लक्ष्मण देव था, जबकि जब यह वैरागी बन जाते हैं यानी वैराग्य धारण करते हैं तो माधोदास इनका नाम पड़ता है। ठीक, नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से भेंट के बाद यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह से कहाँ पर भेंट की थी, तो नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से भेंट के बाद बंदा बहादुर इनका नाम मिलता है। ठीक, तो बंदा बहादुर नाम कब पड़ता है, जब नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से इनकी भेंट होती है। इनकी एक उपाधि है सच्चा बादशाह, इनको कहा जाता था। ठीक, सच्चा बादशाह इनकी उपाधि धारण की और पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य या शासन स्थापित करने का लक्ष्य रखा। अपने विजयों के उपलक्ष्य में फतेह दर्शन का नारा इन्होंने दिया था। तो इन्होंने एक नारा दिया था फतेह दर्शन। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखना है। प्रारंभिक नाम लक्ष्मण दास, वैराग्य धारण करने के बाद माधोदास, और नांदेड़ में जब गुरु गोविंद सिंह से मिलते हैं तो बंदा बहादुर इनका नाम पड़ता है। ठीक, तो यह तथ्य हमारे लिए उपयोगी है। बंदा बहादुर की अगर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करेंगे तो 1710 में सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां को पराजित कर सरहिंद पर अधिकार किया। तो मुगल फौजदार था वजीर खां, जो कि सरहिंद का था, तो उसको वहाँ पर पराजित किया इन्होंने। और मुखलिसगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम लोहागढ़ रखा। ठीक, मुखलिसगढ़ को राजधानी बनाया और उसी मुखलिसगढ़ का नाम लोहागढ़ रखा। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के भी जारी किए। तो यह भी प्रश्न बनता है कि किसने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम पर सिक्के जारी किए, तो बंदा बहादुर इन्होंने जारी किया था। सबसे महत्वपूर्ण अगर सुधार की बात करेंगे तो इन्होंने जमींदारी व्यवस्था जो है इसका उन्मूलन किया था। ठीक, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन और किसानों को भूमि का वास्तविक मालिक इन्होंने बनाया था। ठीक, युद्ध की नीतियों की अगर हम बात करेंगे 2.5 फट की नीति कहा जाता था, यानी आक्रमण तुरंत करना है और फिर पीछे हटना और अंत में भयंकर आक्रमण करना है। यानी कि पहले छुटपुट आक्रमण, यानी एक प्रकार से जो मराठों की छापामार पद्धति है उस प्रकार से छुटपुट आक्रमण करना, फिर उसके बाद पीछे अचानक से हटना और फिर उसी गति से, जिस गति से पीछे हटें उसी गति से भयंकर आक्रमण फिर करना। राज करेगा खालसा का युद्ध घोष लोकप्रिय इन्हीं के समय हुआ, यानी जब यह युद्ध में लड़ते थे तो यह एक युद्ध घोष यानी एक नारा लगाते थे, राज करेगा खालसा। ठीक, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आगे देखते हैं बंदा बहादुर का किससे किससे संघर्ष होता है। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने लाहौर के सूबेदार अब्दुल समद को बंदा के विरुद्ध भेजा। ठीक, तो मुगल शासक था फर्रुखसियर, इसने अब्दुल समद खान जो कि लाहौर का सूबेदार था उसको बंदा बहादुर के विरुद्ध भेजा था। गुरदास नांगल यानी गुरदासपुर के किले में 8 माह के संघर्ष के बाद बंदा बहादुर जी ने आत्मसमर्पण किया। ठीक, जून 1716 में दिल्ली में क्रूरतापूर्वक इनको मृत्युदंड दिया गया था, तो इसको भी ध्यान में रखना है। इनकी मृत्यु के पश्चात सिख जो हैं 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। एक तो बंदा के समर्थक यानी बंदा बहादुर के समर्थक थे, जिनको बंदई कहा जाता था। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है बंदई क्या था। ठीक, सिख राज्य में बंदई का क्या अर्थ होता है, तो बंदई बंदा बहादुर के समर्थकों को कहा जाता था, जबकि तख्त खालसा जो है
यह गुरु गोविंद सिंह की मूल शिक्षाओं के समर्थक, यानी गुरु गोविंद सिंह ने जो शिक्षाएं दी थी उनका जो समर्थन जो व्यक्ति कर रहे थे उनको तख्त खालसा कहा जाता था, जबकि बंदा बहादुर की शिक्षाओं या फिर बंदा बहादुर की नीतियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों के गुट को कहा जाता था। आगे देखते हैं, दल खालसा एवं राखी प्रथा के विषय में देखते हैं। सरबत खालसा बैसाखी व दीपावली पर अमृतसर में होने वाली सिखों की सभा, जहां गुरुमत्ता यानी बहुमत से निर्णय लिया जाता था, तो इस जो पूरी प्रक्रिया थी इसको सरबत खालसा कहा जाता था। ठीक, इसको सरबत खालसा कहा जाता था। और दल खालसा क्या होता था? दल खालसा होता था कपूर सिंह फैजुलपुरिया के नेतृत्व में सिख सैनिक जत्थों का संगठन जो है यह दल खालसा कहलाता था। यह बुढ़ा दल यानी वरिष्ठ एवं तरुण दल युवा में विभाजित था। यानी कपूर सिंह फैजुलपुरिया जो हैं इन्होंने सिखों के सैनिक जत्थों यानी सिखों के सैनिक गुटों का निर्माण किया, जिनको दल खालसा कहा जाता था। और दल खालसा में दो भाग होते थे, एक तो बुढ़ा दल यानी जिसमें वरिष्ठ सिख सैनिक रहते थे उनको बुढ़ा दल कहा जाता था, जबकि तरुण दल में जो युवा सिख होते थे, सैनिक होते थे, उनको तरुण दल कहा जाता था। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, छोटा घल्लूघारा। ठीक, 1746 में वैशाली की पहाड़ियों में लगभग 7,000 सिखों का नरसंहार, इसको छोटा घल्लूघारा कहा जाता है। राखी प्रथा क्या होती है? राखी प्रथा सिखों में दल खालसा द्वारा गांव की सुरक्षा के बदले उपज का 1/5 भाग, ठीक, तो गांव की जो सुरक्षा की जाएगी उसके बदले में उपज का 1/5 भाग जो वसूला जाता था वह राखी प्रथा कहलाती थी, जिससे सिख राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार हुआ। ठीक, तो एक गांव है, गांव की सुरक्षा के बदले जो टैक्स वसूला जाएगा, ठीक, जो टैक्स या राजस्व वसूला जाएगा सिख शासकों के द्वारा, उसे राखी प्रथा कहा जाता था। वह टैक्स की दर क्या होती थी? उपज का 1/5 भाग। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। शुरू कब हुआ था? 1753 में। आगे देखते हैं, इतने जो मैंने अभी बताए हैं तथ्य, इसके बाद क्या होता है? जब इन घटनाओं के बाद बंदा बहादुर की मृत्यु होती है, फिर जो कपूर सिंह फैजुलपुरिया हैं इन्होंने सैनिकों का संगठन किया, तो इन्हीं के घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में भी जो सिख पूरा समुदाय है, सिख जो राज्य है, वह धीरे धीरे 12 मिसलों में विभाजित हो जाता है। मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान या बराबर। ठीक, मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान या बराबर। दल खालसा जो बनाया गया था, मैंने पहले बताया था, यानी ये जो सैनिकों, कपूर सिंह फैजुलपुरिया के नेतृत्व में जो सैनिकों का दल बनाया गया था, जिसमें बुढ़ा दल और तरुण दल होता था, इसी दल खालसा को बाद में क्या हुआ, 12 स्वतंत्र भागों में या मिसलों में बंट गया। ठीक, प्रमुख मिसलें और संस्थापकों की अगर हम बात करेंगे तो अहलूवालिया जो है, या जस्सा सिंह अहलूवालिया, सुल्तान ए कौम इनकी उपाधि थी। ठीक, तो जस्सा सिंह अहलूवालिया की उपाधि क्या थी? सुल्तान ए कौम। अहलूवालिया जो मिसल है इसके संस्थापक जस्सा सिंह हैं। भंगी मिसल के संस्थापक छज्जा सिंह जाट थे। सुकरचकिया, इसके जो संस्थापक थे चढ़त सिंह। ठीक, तो इसी मिसल में रणजीत सिंह भी पैदा हुए थे। ठीक, सुकरचकिया में। एक मिसल थी रामगढ़, तो इसमें जस्सा सिंह तरखान। कन्हैया मिसल जय सिंह। फुलकिया मिसल संधू जाट चौधरी, जो कि पटियाला, नाभा और जींद राज्य इसमें शामिल थे। तो यह प्रमुख मिसलें इस प्रकार थी और इसके संस्थापक भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं सुकरचकिया मिसल के महाराजा रणजीत सिंह के विषय में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं सिख राज्य के। यहाँ से प्रश्न अक्सर परीक्षा में बनते हैं। 1780 से 1839 ईस्वी तक का इनका समय काल रहा है। इनका जन्म गुजरावाला में सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ था। ठीक, गुजरावाला में इनके पिता का नाम था महासिंह। ठीक, तो सुकरचकिया मिसल के जो कि प्रमुख थे, और गुजरावाला में इनका जन्म हुआ था। 1797 में इन्होंने अपने पिता के स्थान पर शासन कार्यभार संभाला। 1799 अफगान शासक जमान शाह को चिनाब नदी में जो तोपें फंसी थी युद्ध के समय, जब वह वापस लौट रहा था, तो उसकी तोपें कुछ हैं चिनाब नदी में फंस जाती हैं, तो उसको लौटा
दिया, क्या कहते हैं, इन्होंने रणजीत सिंह ने चिनाब नदी से उसको निकलवा करके जमान शाह के यहाँ जब उसको पहुँचवाया, तो इसके बदले में जमान शाह ने इन्हें राजा की उपाधि और लाहौर की सूबेदारी प्रदान की। यानी तोपों को लौटाने से प्रसन्न होकर के जमान शाह ने इनको लाहौर का सूबेदार और राजा की उपाधि दी। 1801 में सरकार की उपाधि धारण की और लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया इन्होंने। कब? 1801 में। राजधानी गुजरावाला, जो कि इनका जन्म स्थान भी था, वहाँ से अपनी राजधानी को इन्होंने लाहौर स्थानांतरित किया। जबकि इनकी तो राजनैतिक राजधानी जो है वह लाहौर है, जबकि सिख राज्य की जो धार्मिक राजधानी थी वह अब भी अमृतसर ही रही। ठीक, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं रणजीत सिंह के साम्राज्य की महत्वपूर्ण नीतियों और उनके द्वारा विजित किए गए प्रमुख स्थलों को देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख विजय: अटक 1813 में, मुल्तान की 1818 में, कश्मीर 1819 में, पेशावर 1830 में। ठीक, तो जो ये राज्य हैं या फिर प्रांत हैं, इन प्रांतों के विजय का क्रम भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अफगान शासक शाह शुजा से इनको कोहिनूर हीरा मिला था। ठीक, तो अफगान का शासक जो शाह शुजा था उसने इनको कोहिनूर हीरा दिया। अंग्रेज़ों के साथ ही इनकी एक महत्वपूर्ण संधि होती है, अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ के साथ में हुई। ठीक, तो चार्ल्स मेटकाफ के साथ अमृतसर की संधि हुई 25 अप्रैल 1809 को। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी? इस संधि ने सतलज नदी को सिख राज्य और ब्रिटिश भारत की सीमा मान लिया। ठीक, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। फिर त्रिपक्षीय एक संधि होती है 1838 में, रणजीत सिंह अंग्रेज यानी अंग्रेज़ों की तरफ से लॉर्ड ऑकलैंड और अफगानिस्तान का शासक शाह शुजा। ठीक, तो इन तीनों के मध्य में जो त्रिपक्षीय संधि होती है वह 1838 में होती है। यह पूरा सिख राज्य है, कश्मीर, अटक, पेशावर, मुल्तान, ये सब जो हैं क्या कहते हैं, सिखों के प्रांत थे। अब यहाँ पर जब अमृतसर की संधि होती है, ठीक, अमृतसर की जब संधि होती है 25 अप्रैल 1809 को, तो जो यह सतलज नदी है, सतलज नदी के पूर्व की तरफ अंग्रेज़ शासन करेंगे और पश्चिम की तरफ या उत्तर पूर्व पश्चिम की तरफ जो है इनका शासन क्षेत्र माना जाता है। आगे देखते हैं रणजीत सिंह के प्रशासन की अगर हम बात करेंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो सरकार ए खालसा इनके पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को कहा जाता था, जिसमें प्रमुख विभाग थे दफ्तर ए आबवाब, दफ्तर ए तौजीहात, दफ्तर ए मवाजिब। ठीक, और इन सभी का जो संगठन जो है, इन सभी के प्रमुखों में ध्यान सिंह डोगरा, फ़कीर अजीजुद्दीन और दीवान इनके थे दीनानाथ। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखते हैं कि जो दफ्तर ए अबवाब इल माल जो था यह किससे संबंधित था, क्योंकि यह उर्दू या अरबी नाम है, तो इससे भी कई बार प्रश्न बनता है। तो दफ्तर ए अबवाब इल माल जो है इसको राजस्व विभाग कहा जाता था। दफ्तर ए तौजीहात शाही परिवार के व्यय के प्रबंधन को कहा जाता था। दफ्तर ए मवाजिब जो है इसमें वेतन और भत्तों का हिसाब रखा जाता था। ठीक, प्रमुख मंत्रियों की बात करेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह जो हैं इनके मंत्री जो हैं ध्यान सिंह डोगरा इनके प्रधानमंत्री थे। फ़कीर अजीजुद्दीन जो थे विदेश मंत्री थे और दीवान दीनानाथ जो हैं वित्त मंत्री थे। इनके पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में अगर हम देखेंगे तो इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 सूबों में विभाजित किया था। ठीक, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि सिख राज्य में कितने सूबे थे महाराजा रणजीत सिंह के समय। तो महाराजा रणजीत सिंह ने प्रशासनिक सुविधा के लिए 4 सूबों में अपने राज्य को विभाजित किया, जिसमें लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर शामिल थे। ठीक, आगे देखते हैं राजस्व एवं न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो 2 प्रकार की राजस्व निर्धारण की पद्धतियां यहाँ पर चल रही थी। एक थी बटाई प्रणाली 1823 तक चली, फिर 1824 से कनकूत प्रणाली यहाँ पर लागू की गई। भूराजस्व की दर जो है यहाँ पर उपज का 33 से लेकर के 40% थी। सैन्य अभियानों के समय यदि फसलों को नुकसान होता था तो उसका मुआवजा भी किसानों को दिया जाता था, परंतु यह महाराजा रणजीत
सिंह की तरफ से सख्त आदेश था कि किसी भी सैन्य अभियान में किसानों की फसलों को न नुकसान पहुंचाया जाए। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो न्याय व्यवस्था जो है कठोर थी। सर्वोच्च न्यायालय जो है अदालत ए आला कहलाता था, जो कि लाहौर में था। सर्वोच्च न्यायालय अदालत एक आला कहलाता था, जो कि कहाँ पे था? लाहौर में था। आम जनता की शिकायतों के लिए राजभवन के सामने एक पेटिका रखी होती थी, जिसमें वह अपनी शिकायतों को वहाँ पर रख सकते थे, उसमें डाल सकते थे। आगे देखते हैं। रणजीत सिंह के अगर सैन्य संगठन की बात करेंगे तो रणजीत सिंह जो हैं सैन्य रूप से बहुत शक्तिशाली सम्राट माने जाते हैं। इन्होंने अपनी जो सेना है उसका संगठन यूरोपीय प्रणाली पर किया था, जिसमें इन्होंने विभिन्न यूरोपीय व्यक्तियों की सहायता भी ली थी। सेना का गठन यूरोपीय यानी कि फ्रांसीसी नमूने पर किया था। इसे एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ सेना माना जाता है। यूरोपीय अधिकारियों की बात करेंगे तो जनरल वेंटूरा जो हैं इटालियन थे, ठीक, इटालियन थे यानी इटली के निवासी थे, और अलार्ड जो कि फ्रांसीसी थे। इन्होंने सैनिकों के प्रशिक्षण देने के लिए यानी सैनिकों को प्रशिक्षण देने के लिए दो व्यक्तियों को, जनरल वेंटूरा जो कि इटली और अलार्ड जो कि फ्रांस के निवासी थे, इनको नियुक्त किया। सेना को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, फौज ए खास या फौज ए आइन। फौज ए खास या फौज ए आइन जो कि नियमित सेना मानी जाती थी, इसमें जो सैनिक नियुक्त किए जाते थे उनको नियमित वेतन भी दिया जाता था। फौज ए बेकवायद यानी अनियमित सेना मानी जाती थी। जब युद्ध या फिर कोई अभियान के लिए ज़रूरत पड़ती थी तो इस सेना में सैनिकों की भर्ती की जाती थी, और इन सैनिकों को तभी तक वेतन दिया जाता था जब तक वह सैनिक के रूप में कार्य करते थे। जब कोई भी अभियान या युद्ध समाप्त हो जाता था तो इस सेना की प्रणाली यानी सेना के संगठन फौज ए बेकवायद जो है इसको भंग कर दिया जाता था। लॉर्ड ऑकलैंड ने इनके घुड़सवारों को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किसने कहा है संसार की सबसे सुंदर फौज महाराजा रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना को? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा है। इन्होंने लाहौर, अमृतसर में तोप, गोले व बारूद बनाने के कई कारखाने भी स्थापित किए थे। यानी आप देख सकते हो कि जो रणजीत सिंह जी हैं इन्होंने सैनिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अपने सिख राज्य को आगे बढ़ाया था। अगर रणजीत सिंह के मूल्यांकन को हम देखेंगे तो फ्रांसीसी यात्री विक्टर जैकमॉन्ट जो हैं इन्होंने रणजीत सिंह को लघु बोनापार्ट यानी छोटा नेपोलियन कहा है, ठीक। तो फ्रांसीसी यात्री कौन है? विक्टर जैकमॉन्ट। इन्होंने रणजीत सिंह को छोटा नेपोलियन या फिर लघु बोनापार्ट कहा है। एक धार्मिक सहिष्णु शासक थे। दरबार में हिंदू व मुसलमान दोनों को इन्होंने उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इनका एक प्रसिद्ध कथन है जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली है। यानी इनके दूसरी आंख में रोशनी नहीं थी, यानी दूसरी आंख से नहीं देख पाते थे, सिर्फ एक आंख से देख पाते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि सभी धर्मों को मैं एक निगाह से देख सकूं, इसलिए मेरे दूसरी आंख की रोशनी ले ली। स्वर्ण मंदिर में संगमरमर इन्होंने लगवाया था, और उसके जो संगमरमर लगवाया था उसके कलश पर सोना इन्हीं के समय में मढ़वाया गया था, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखना है। 27 जून 1839 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। यहीं पर आप देखोगे कि जब तक सिख राज्य में महाराजा रणजीत सिंह का शासन रहता है, अंग्रेज़ों की हिम्मत इनके राज्य पर आक्रमण करने की नहीं होती है, क्योंकि वह इनसे भयभीत रहते थे, क्योंकि उस समय जो इनकी सेना थी पूरे एशिया में बहुत ही अच्छी सेना मानी जाती थी। आगे देखते हैं। अब जो हमने पढ़ा है इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब प्रश्न इसलिए शामिल किए जाते हैं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी का अभ्यास अगर तुरंत कर लिया जाए तो यह हमें बहुत ही फ़ायदा देता है, ठीक। तो चलिए आज के इस प्रश्नों को देखते हैं। बंदा बहादुर ने किस मुग़ल फौजदार को पराजित कर सरहिंद पर अधिकार किया था? ए दिलेर खां, बी वजीर खां, सी अब्दुल समद खां, डी जकारिया खां। तो बंदा बहादुर ने
किस मुगल फौजदार को सरहिंद में पराजित करके अधिकार किया था? तो वजीर खान। ठीक, तो वजीर खान वहाँ का सूबेदार था। रणजीत सिंह किस सिख मिसल के थे? तो अभी मैंने बताया था, शुकर चकिया जो मिसल है इसके निवासी थे। महासिंह इनके पिता का नाम था। राखी प्रथा के अंतर्गत दल खालसा द्वारा उपज का कितना भाग सुरक्षा के बदले लिया जाता था? 1/3, 1/4, 1/5 और 1/10। तो अभी मैंने बताया था 1/5 भाग उपज का लिया जाता था, जिसमें उस गांव के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाती थी। चौथा प्रश्न है, रणजीत सिंह की सरकार ए खालसा में विदेश मंत्री का पद कौन संभालता था? ध्यान सिंह डोगरा, दीवान दीनानाथ, फ़कीर अजीजुद्दीन और हरि सिंह नलवा। तो ध्यान सिंह डोगरा जो हैं इनके प्रधानमंत्री थे। दीनानाथ वित्त मंत्री थे, ठीक, फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त मंत्री। अजीजुद्दीन जो हैं यही विदेश मंत्री थे। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि 1809 किस अंग्रेज दूत के साथ संपन्न हुई थी? डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। तो जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में, वह किसके साथ हुई थी? कौन से अंग्रेज व्यक्ति के साथ हुई थी? तो इसको आप लोग बताइएगा। तो चार्ल्स मेटकाफ जो हैं इनके साथ अमृतसर की संधि 1809 में हुई थी, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, रणजीत सिंह ने अपनी नियमित सेना फौज ए खास को प्रशिक्षित करने के लिए किन यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किया था? तो मैंने बताया था इटली का वेंटूरा और फ्रांस का अलार्ड। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, डुप्ले क्लाइव तो होंगे ही नहीं, डी बोइन और पैरॉन भी नहीं है, कोट और गार्डनर भी नहीं है, तो वेंटूरा और अलार्ड हैं। बंदा बहादुर द्वारा स्थापित राजधानी लोहागढ़ का मूल नाम क्या था? गुरदास नांगल, मुखलिसगढ़, सरहिंद, रोहान। तो सही नाम था मुखलिसगढ़, जिसका बाद में इन्होंने लोहागढ़ नाम रखा था। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किस निर्वासित अफगान शासक से प्राप्त हुआ? जमान शाह, दोस्त मोहम्मद, शाह शुजा, अहमद शाह अब्दाली। तो जल्दी से इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। 8वें प्रश्न का उत्तर कि रणजीत सिंह को जो कोहिनूर हीरा है किससे प्राप्त हुआ था? तो कोहिनूर हीरा शाह शुजा ने दिया था इनको। छोटा घल्लूघारा का नामक घटना जिसमें हजारों सिखों का नरसंहार हुआ था किस वर्ष घटित हुई थी? 1716, 1733, 1746 और 1762 में। तो जल्दी से 9वें प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। छोटा घल्लूघारा की जो घटना है यह हुई थी 1746 में। ठीक, छोटा घल्लूघारा की घटना कब हुई थी? 1746 में, इसमें सही उत्तर होगा। रणजीत सिंह की सेना के तोपखाने का प्रभारी इलाही बख्श था, जबकि तोपखाना एक खास किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? यानी सेना का जो तोपखाना प्रभारी था इलाही बख्श था। तोपखाना एक खास का नेतृत्व तोपखाना एक खास किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? इसको आप लोगों को बताना है। हरि सिंह नलवा, दीवान मोहकमचंद, मियाँ गौश खान और जनरल कोर्ट। तो सही उत्तर इसमें होगा मियाँ गौश खान। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला कथन है, अमृतसर की संधि 1809 में रणजीत सिंह के संपूर्ण पंजाब पर अधिकार करने के सपने को अधूरा छोड़ दिया। इस संधि के द्वारा सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा मान लिया गया। हमारे विकल्प हैं, ए और दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर सत्य की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है, आर असत्य है। डी, ए असत्य है, आर सत्य है। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। तो अमृतसर की संधि हुई तो इसमें क्या हुआ था? रणजीत सिंह के संपूर्ण पंजाब अधिकार के सपने को अधूरा छोड़ दिया, यह सत्य है। संधि के द्वारा सतलज नदी को रणजीत सिंह के राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा मान लिया गया, यह भी सत्य है। यहीं पर एक कैच है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। जो सतलज नदी है कई बार यहाँ पर रावी नदी दे देगा या ब्यास दे देगा या सिंधु नदी देगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है, सतलज नदी ही है। ठीक, तो इसमें ए और आर दोनों सत्य हैं। 12वां प्रश्न है, बंदा बहादुर ने किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यह भी सत्य है। उनका अंतिम लक्ष्य पंजाब में एक धर्मनिरपेक्ष मुगल शैली का प्रशासन स्थापित करना था। आर, कारण क्या सत्य है? तो कारण तो असत्य है। मुगल शैली
के प्रशासन को स्थापित करना नहीं था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन होगा। ए सत्य है परंतु आर सत्य नहीं है। आगे देखते हैं। मेंस के लिए जो प्रश्न है, यहाँ से भी जो रिटेन एग्जाम्स कई परीक्षाओं में होते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का होता है, या फिर कई स्टेट के जो पीसीएस एग्जाम या यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह न केवल एक कुशल विजेता थे बल्कि एक योग्य प्रशासक भी थे। उनके नागरिक और सैन्य प्रशासन की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं उनको सॉल्व करने के बाद आप लोग एक डायरी में उसको ज़रूर लिखा करिए और बाद में उसका रिवीजन भी कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। जो लोग उत्तर इसको भेजना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके और इसके उत्तर को आप वहाँ पर भेज सकते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है और यह जो आज का टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन है, इस क्लास को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा कि क्लासेस में क्या कमियां हैं या फिर क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।